morning, students. Good morning. Wait a minute. वॉइस आ रही है मेरी? ओके, सबको सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। ओके ओके। तो कल तो छुट्टी मारी, पढ़ लिया आगे का? कारा चल रहा था हमारा। कारा में हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया था, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कारा में काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आता है, क्योंकि सबसे एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, जो कि हमको कारा के अंदर दिखाई देता है, और क्लोरोफाइसी का एक सबसे एडवांस मेंबर है ये। और क्योंकि हमारा परसों हमने पढ़ा था, तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, आप इसको वापस पहचान लीजिए। दिस इज़ दी कारा। कारा को हमने स्टोन वार्ड कहा था, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ मिनरल्स हैं, उनके डिपॉजिट्स मिले थे इसकी बॉडी के अंदर। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हमको मिले थे। फिर हमने इसकी थैलस स्ट्रक्चर को जब डिस्कस किया था, तो थैलस स्ट्रक्चर में हमें पहली बार किसी एल्गी के अंदर रूट, स्टेम और लीफ जैसी स्ट्रक्चर मिली है, यानी कि ट्री जैसा अपीयरेंस हमको मिला था यहाँ पर। राइजोइड्स, जिनको कि हमने रूट के इक्वलेंट माना था, हालांकि रूट जो है उससे थोड़ा इनका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन ये क्योंकि रूट जैसे काम कर रही है, इसलिए हमने इनको राइजोइड्स कहा था, और मूलाभास इनको हिंदी में हम कहते हैं। इनका ओरिजिन हमने देखा था जब हमने प्लांट की जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को देखा, तो हमको दो तरह की इसमें ब्रांचिंग पैटर्न मिली। और ये ब्रांचेस जो हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बोला था कि बहुत ध्यान से पढ़ लेना इसको। ये जो ब्रांचेस है, इसमें बेसिकली दो ब्रांचेस तो हमें समझ में आती हैं। दैट इज़ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यानी सीमित वृद्धि वाली शाखा, और दूसरी जो ब्रांच थी दैट इज़ अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच, जिसको हम कहते हैं कि असीमित वृद्धि वाली शाखा। जो आपने यहाँ पर देखिए नोड रीजन है, यहाँ से सीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकल रही हैं, और उन्हीं के एक्सेस से जो है वो आपको अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच भी निकलती हुई दिखाई दी। जब हमने इनको डिस्कस किया था, तो एक और एडिशनल जो ब्रांचेस है या जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हर ब्रांच के साथ में निकल रही थी, जिसको हमने कहा था स्टिपुलॉइड, और जिसको लीफ के इक्वलेंट माना था हमने। और ये आपने देख लिया कि पूरा जो प्लांट है वो गन्ने की तरह नोड्स और इंटरनोड्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। और ये जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं थी, इनको हमने एक और नाम दिया था, दैट इज़ प्राइमरी लेटरल्स। और इन प्राइमरी लेटरल्स से जो बाद में ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम सेकेंडरी लेटरल्स कह रहे थे। और ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस थी, इनमें एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चीज़ हमें दिखाई दी थी, वो है कि जो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, यानी कि यहाँ पर हम देखें कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, इनका फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं ब्रांचेस पर होता है। ये आपको बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है कि जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, वहाँ पर ये जो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल यानी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स जो है, उनका फॉर्मेशन होना है। जबकि अनलिमिटेड ग्रोथ वाली पे नहीं होना है। अनलिमिटेड ग्रोथ वाली में हमने क्या देखा था कि इसमें सेम वैसी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे एक्सिस में है, यानी कि इसकी भी नोड्स पर फिर लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस निकल रही है। तो ऐसा लगता है कि इस बिल्कुल एक्सिस जैसा ही जो है ब्रांच है। ठीक है, तो ये इनको हमने डिस्कस कर लिया था कल, आपने पढ़ भी लिया होगा। आई होप कि समझ में आ गया हो आपको। और थर्ड जो ब्रांचेस हमने कही थी दैट इज़ स्टिपुलॉइड्स, जो जिनको हमने लीफ के इक्वलेंट माना था। और हमने ये बोला था कि स्टिपुलॉइड्स जो होते हैं, इनका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, कितने वोल्स में ये व्यवस्थित है,
उसके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग नाम दिए थे। और इनको नाम किस तरह से दिए थे, हैप्लोस्टिफेनस और डिप्लोस्टिफेनस। तो ये मैं आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चर की बात डिस्कशन किया था, देखो बच्चों कारा को आप इजीली ना लें, हर बार कारा पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछा जाए उसका, या फिर चाहे तो उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पूछा जाए, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। हर पार्ट पर क्वेश्चन बनता है। आपको और कुछ नहीं पूछेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में, उनके डिफरेंसेस से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ से ही आप बिल्कुल ढंग से इसको पढ़ना शुरू कर दो, ताकि कारा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं वैसे कन्फ्यूज़न इसमें होता नहीं है इतना, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स नाम थोड़े अलग अलग हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप इसको ठीक से पढ़ते जाओ साथ साथ। ठीक है ना। तो ये तीनों ब्रांचेस आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हमने जब सेक्शन कटिंग करके देखा इसको, स्टेम वाले रीजन को, तो हमें समझ में आया कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है सेल का, उसमें एक सेंट्रल सेल होती है और कुछ पेरिफेरल सेल होती है, जो कि ये पेरिफेरल सेल या कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं यही एक्चुअली ब्रांचेस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, इन्हीं से ही लेटरल ब्रांचेस बनती हैं। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने इसके सेल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया था, और सेल स्ट्रक्चर में आपको मैंने बताया था कि हर कोशिका के पास एक केंद्रक है, थोड़ा सा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और जब कोशिकाओं के अंदर हम इसके क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो वो डिस्कॉइड फॉर्म में फैला हुआ क्लोरोप्लास्ट मिलता है हमको। और जितनी भी कोशिकांग है इसके अंदर, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म जो है वो घूमता हुआ दिखाई देता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स जो होते हैं ये प्रोटोप्लास्ट के गमन के लिए, है ना, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स को बताता है। और ये जो मूवमेंट्स हैं ये लिविंग सेल की पहचान होती है ना। और जब साइटोप्लाज्म को हम देखते हैं तो इसमें हमको साइटोप्लाज्म में दो लेयर्स दिखाई देती है। दो लेयर्स का मतलब है दो तरह का साइटोप्लाज्म होता है। एक तरह जो सेंटर की तरफ होता है दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्म, और ये इनर मोस्ट साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, जहाँ पर ज़्यादा कुछ सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, है ना, ये वैक्यूल ज़्यादा होता है। और दूसरा जो पोर्शन होता है दैट इज़ एक्टोप्लाज्म, जो कि बाहर की तरफ होता है। इसके अंदर हमको जो है काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, और इसलिए जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है यहाँ पे, यानी कि साइटोप्लाज्म की का जो घमन है, कोशिकांगों के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो तरीका है, वो अच्छे से क्लियरली हमको दिखाई देता है एक्टोप्लाज्म में। और ये यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये सारे मूवमेंट्स जो है वो किस लिए हो रहे हैं। ये मूवमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि इनमें जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण कि इस तरह के स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स हमको पहली बार देखने को मिले एल्गी के अंदर। ठीक है, फिर हम ग्रोथ पे आ गए थे। ग्रोथ में आपको जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ हमेशा एपिकल सेल से होती है, तो इसको जस्ट ऐसे ही आप डायग्राम से समझ लीजिए। दिस इज़ द एपिकल सेल। एपिकल आपको पता है डोम शेप सेल है। डोम शेप मतलब यहाँ से ये उत्तल है ना, एक सरफेस इसका उत्तल होता है, तो इसलिए हम इसको डोम शेप सेल कहते हैं। और ये कोशिका जो है ये डिवीजन करती है, और डिवीजन करके दो सेल्स बनाती है। मतलब एक्चुअली सक्सेसिव डिवीजन करती रहती है, एक के बाद एक विभाजन करती ही जाएगी ट्रांसवर्सली। और यहाँ पे आपको दो सेल दिख रही है फर्स्ट डायग्राम के अंदर, जिसमें एक नीचे वाले को हम कह रहे हैं बेसल सेल, और एपिकल सेल, दोबारा से हमने इसको एपिकल सेल ही कहा है। अब ये जो बेसल सेल है वो तो नीचे रह गई, लेकिन एपिकल सेल अगेन एंड अगेन डिवाइड करती रहेगी, और डिवीजन करके ये क्या बना रही है। देखिए फर्स्ट सेल जो डिवीजन के बाद इसकी बनी वो थी इंटरनोडल सेल, जो कि नीचे की तरफ धकेल दी गई। अब इसके ऊपर दोबारा डिवीजन के द्वारा जो सेल बनी वो है नोडल सेल। अब इनमें फ़र्क क्या है, देखिए ये दोनों तरफ से उत्तल है, जबकि जो नोडल सेल है वो दोनों तरफ से कैसी है, क्या बोलते हो आप इसको, अवतल। तो इस तरह से हमको ये बाई कॉन्वेक्स सेल मिली है यहाँ पर, और इनको हमने पहचान के बोला कि दिस इज़ नोडल सेल और दिस इज़ इंटरनोडल सेल। ठीक है, अब देखिए इंटरनोडल इनिशियल का मतलब ही हमें बता रहा है कि यहाँ से इंटरनोडल रीजन बनेगा। अब इंटरनोडल रीजन कौन सा होता है बच्चों, जो कि लंबा एक्सटेंडेड है, हिंदी में आप इसे बोलते हो पर्व क्षेत्र, है ना। तो उसका ये वाला रीजन जो है, इसकी सेल्स को आगे डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, इसको डिवीजन की जरूरत नहीं फंसती, है ना। ये क्या करेगी, केवल इलोंगेट होती है, बोल दे क्लास, इलोंगेट होती है, अपनी लंबाई बढ़ाती है। और ये जो ऊपर वाली सेल है ये
जो है इसमें डिविजन्स होते हैं, और डिविजन्स होके इसमें लगातार क्या होगा, सेल बनेंगी, सेंट्रल सेल और पेरिफेरल सेल्स। ठीक है, पेरिफेरल सेल जो है ये परिधीय कोशिका है। परिधीय कोशिकाओं का काम होता है लेटरल ब्रांचेस बनाना। ओके, तो ये इस तरह से पूरा अरेंजमेंट हमको दिखाई देता है। जब नोडल सेल्स में फर्दर डिवीजन होते हैं तो वो हमेशा वर्टिकल डिवीजन होंगे। वर्टिकल मतलब उदग्र विभाजन, है ना। तो यहाँ पे एपिकल सेल, फिर आपको दिख रही है नोडल इनिशियल सेल, फिर आपको दिख रही है इंटरनोडल इनिशियल सेल, और अल्टीमेटली हमको ये जो नोडल इनिशियल सेल्स हैं वहाँ से पेरिफेरल सेल और सेंट्रल सेल दिखती है बनती हुई। यानी कुल मिला के ये डिवीजन कैसे हुआ, देखिए अब आप समझ लीजिए। डायग्राम से तो आपको समझ में आ गया है, पर ये डिवीजन हुआ कैसे, डिवीजन पर भी, इसका ग्रोथ पर भी क्वेश्चन आता है। कई एक बार मैंने ग्रोथ पर भी इसकी क्वेश्चन देखा है, इसलिए मैं इसको ठीक से समझा रही हूँ आपको। क्या हुआ है, देखिए एपिकल डोम शेप सेल तो आप पहचान ही गए। सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन से एपिकल सेल जो है प्रोड्यूस करती है रो ऑफ डिस्क, मतलब रो मतलब पूरी एक लाइन ऑफ सेल बना देती है। ये दिस इज द लाइन ऑफ सेल। ठीक है, ईच ऑफ दीज सेल्स डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू 2 डॉटर सेल। हर कोशिका फिर से डिवीजन करके 2 कोशिकाएं बना देगी, और अल्टीमेटली हमको मिलेगी द अपर बाइकॉन्वेक्स डॉटर सेल, जो कि ये मैंने आपको बताई, अपर बाइकॉन्वेक्स डॉटर सेल दैट इज नोन एज नोडल इनिशियल, यानी कि ये बनाएगी पर्वसंधि प्रारंभिक कोशिकाएं, है ना। पर्वसंधि बनानी है इस वाले रीजन को, जिसको हम नोडल कहते हैं। ठीक है, नोडल इनिशियल। और नीचे की जो कोशिका है दैट इज नोन एज, देखने में कैसी दिख रही है हमको, बाइकॉन्वेक्स, है ना सेल। ये इंटरनोडल इनिशियल बनाती है, यानी पर्व प्रारंभिक। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन दोनों को आगे जाके पूरी पर्व और पर्वसंधि का निर्माण करना है। ठीक है, अब इनमें से एक को तो डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, उसको तो अपना लंबाई बढ़ानी है, और एक जो है वो वर्टिकल डिवीजन करेगी। तो नोडल इनिशियल्स में वर्टिकल डिवीजन होने लगे। वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे, तो पहला यहाँ हुआ तो दूसरा इधर होगा। तो इस तरह से सेल्स जो है अपनी नंबर बढ़ाती जाती हैं। और ये जो वर्टिकल राइट एंगल पे डिविजन्स के द्वारा जो स्थिति बन गई है वो कैसी बनी, देखिए इस तरह की। कैसी, अब आप देखिए ये पेरिफेरल सेल थी सारी, है ना। पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। नोडल इनिशियल जो है वो 2 तरह की सेल बनाती है, पेयर ऑफ सेल बनाती है, सेंट्रल सेल एंड पेरिफेरल सेल। सेंट्रल सेल और पेरिफेरल सेल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि ये जब डिवीजन करे जा रही है तो परिधि की तरफ ये पेरिफेरल सेल बनाएगी, यानी परिधीय कोशिका, और केंद्र में 2 सेंट्रल सेल्स बनाएगी। तो ये जो है पेरिफेरल सेल्स, इनको काम में आना है बाद में ब्रांचेस बनाने में। तो ये देखिए ब्रांच बननी शुरू हुई, ये यहाँ से ब्रांचेस बन रही है, किसके द्वारा, पेरिफेरल सेल से, परिधीय कोशिकाओं के द्वारा। तो इस तरह से ये पूरा जो एपिकल पार्ट होता है कारा का, उसमें कैसे ग्रोथ होती है ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो नोडल इनिशियल है इसके डिविजन्स किस तरह से हो रहे हैं, और अल्टीमेटली हमको जो पेरिफेरल सेल्स हैं उनसे ब्रांचेस बनानी है। और ब्रांचेस बनाने के लिए ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस बन रही हैं वो तो होंगी लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस, लेकिन नीचे की तरफ ये बनाएगी कौन सी, स्टिपुलॉइड्स, या जो कहेंगे कि हम मतलब जो एक्स्ट्रा जो एक वोल बन रहा था ना सेल्स का, ब्रांचेस का, वो हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से आप इतना सा भी लिख दोगे अगर कि पेरिफेरल सेल जो है वो प्राइमरी लेटरल्स बनाने के काम में आती है, तो भी काफ़ी ठीक है। ठीक है, और अगर ये नोड जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये पहली नोड है, मतलब कि स्टेम की फर्स्ट नोड है, तो यहाँ से तो राइजोइड्स का बनना भी होना है। तो नीचे नीचे की जो लेयर की सेल्स हैं, नीचे की लेयर की पेरिफेरल सेल्स, वो जो है राइजोइड्स बनाने में यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से इनका ग्रोथ होता है। नेक्स्ट वी कम टू रिप्रोडक्शन, दिस इज द नेक्स्ट एंड डिफरेंट टॉपिक। यहाँ तक हम पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ समझ चुके हैं, और आपको एक बार पढ़ना भी पड़ेगा इसको, तब आपको क्लियर होगा बिल्कुल। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वी कम टू रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे आपने देखा कारा जो है वो थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल की तरफ जा रहा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ, यानी कि ये स्थलीय पौधों की तरह होता जा रहा है। यानी कि खुद पहले जितने भी एल्गीज हमने पढ़ी वो सब वाटर बेस्ड एल्गी थी, यानी जल में रहने वाली एल्गीज थी। तो उनमें चाहिए थी जूस्पोर, जो एक जगह से तैरते हुए जाए और दूसरी जगह पे पहुंच जाए,
है ना, तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ये मडी जोन में रह रहे हैं, मड में मतलब लगे हुए हैं आधार से, ठीक है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे और इफेक्टिवली डेवलप्ड फॉर्म में हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कारा जो है वो प्रेफरेबली या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा या फिर वेजिटेटिव मोड से रिप्रोड्यूस करता है। तो वेजिटेटिव मोड के रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमको इंटरेस्टिंगली जो कुछ ऐसा लगता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है ना, उनमें जैसा रिप्रोडक्शन होता है उस तरह का रिप्रोडक्शन हमको यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें से एक एग्जांपल है एमाइलम स्टार। एमाइलम स्टार का मतलब देखो, नाम से ही आप इसे समझ सकते हो, जब भी आप ये नाम सुनोगे ना, एमाइलम जो है ये एक प्रकार का स्टार्च होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये जो संरचना बनेगी इसके अंदर जो संचित खाद्य होगा यानी कि स्टोर फूड होगा, दैट इज एमाइलम स्टार्च, स्टार्च है ना, स्टार नहीं स्टार्च, ठीक है। तो ये तो हमने लिया है स्टार्च से वर्ड, और स्टार्स का मतलब है कि इसकी संरचना हो सकता है तारे जैसी हो, है ना। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें आपको समझ में आई, दैट इज़ कि कारा के अंदर जो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज़ फ्रॉम द बेसल नोडल रीजन, बेस जो इसकी नीचे वाली जो पर्व संधि है वहाँ से ये संरचना बनती है, और ये स्पेसिफिक फैशन में मतलब कि अलग प्रकार से व्यवस्थित होकर डेवलप होती है। कोशिकाएं अलग तरीके से विभाजन करती हैं और विभाजन करके एक स्टार्च शेप की कोशिकाओं का गुच्छा बना देती हैं, है ना। ये जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है ये पहले क्या करता है, अपने लिए खूब सारा खाना पीना इकट्ठा कर लेता है, और ये खाना पीना जो होता है ये होता है एमाइलम स्टार्च, ठीक है। तो ये एमाइलम स्टार्च जो है इन सेल्स के अंदर सॉरी डिपॉजिट होता जाता है, और ये जो बॉडी पूरी स्ट्रक्चर बनी दैट इज स्टार शेप्ड, है ना, और कहाँ से बनी, नोडल रीजन से, है ना, आकारा के। और फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये देखने में हमको ऐसी दिखाई देगी, देखिए दिस इज द एमाइलम स्टार। तो ये सेल्स जो है ये स्टार की फॉर्म में हमको डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसके अंदर एमाइलम स्टार्च जो है वो संग्रहित रहता है, ये स्टोर्ड रहता है। और ये जब बॉडी जो है राइजोइड से अलग हो जाती है यानी कि पेरेंटल प्लांट से डिटैच हो जाती है, तो फिर ये नया प्लांट बना देती है। तो यहाँ पे ये सारी जो प्रोसेस है इसके आधार पे जो कारा की एक स्पीशीज़ है दैट इज़ स्टिलेजेरा, ये जो स्पीशीज़ है इसके अंदर पर्टिकुलरली हमको एमाइलम स्टार जो है वो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए बनते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू रूट बल्बिल्स। रूट बल्बिल्स बिल्कुल आप ये समझ लीजिए जैसे प्याज और लहसुन की गांठें आती है ना, या फिर कुछ आपने प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिनमें कि नीचे रूट्स में गांठ जैसी हो जाती हैं, और वो उनको आप सेपरेट कर लेंगे, लाइक एलोवेरा टाइप्स जो प्लांट होते हैं उनमें फिर आप इनको सेपरेट कर लेते हैं तो फिर वो नया प्लांट डेवलप करती है। तो जस्ट लाइक दिस ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बेसल रीजन से जो है कुछ ओवल या स्फेरिकल बल्बिल्स बनते हैं या कलिकाएं बनती हैं, कंद कलिकाएं जिनको हम कहते हैं, और ये जो है प्लांट के नीचे की तरफ डेवलप होती रहती हैं, और जब पेरेंटल प्लांट से एक्सीडेंटली या जब इनको सेपरेट होना है तो ये सेपरेट होकर जर्मिनेट होकर नया प्लांट डेवलप कर देती हैं। तो जो इस तरह की बल्बिल्स जो होती हैं इनको ऐसा माना जाता है कि पेरिनेटिंग ऑर्गन है, ये पेरिनेटिंग मतलब चिरकालिता के लिए बनी हुई संरचना होती हैं, और ये प्लांट जो है खुद अपने वेजिटेटिव मोड रिप्रोडक्शन के लिए इसको डेवलप करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू एमॉर्फस बल्बिल्स, जो कि एक अल्टरनेट है बल्बिल्स का। जो रूट बल्बिल्स है ना, मतलब रूट के राइजोइड्स के बगल में लगते हैं ये बल्बिल्स, तो इनका भी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं हम। ये दिस इज़ दी रूट बल्बिल्स। आपको मैंने बताया था राइजोइड्स में ऑब्लिक सेप्टा होता है ना, तिर्यक पट होता है, ये हमने पहले दिन ही डिस्कस कर लिया था। वहाँ पर ये देखिए इनकी एक ओवर ग्रोथ या आउट ग्रोथ हो रही है, जिससे कि ये बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, जो कि लेटर ऑन सेपरेट होकर बिल्कुल और नया प्लांट बना लेंगी। इसी का एक अल्टरनेट फॉर्म है, दिस इज़ दी एमॉर्फस बल्बिल्स। यहाँ पर तो आपको संरचना जो है वो एक ही दिख रही थी या दो बन रहे थे एक राइजोइड के आसपास
यहाँ आपको दिख रहा है बहुत सारी मल्टीपल इरेगुलर आउटग्रोथ्स बन रही हैं, मतलब बहुत सारी एक तरह से इरेगुलर कहेंगे तो आप, कोई इनकी व्यवस्था नहीं है पूरी, है ना। तो इस तरह की इरेगुलर एग्रीगेट्स बनते हैं, और इन एग्रीगेट्स को जब आप सेपरेट कर लोगे, बने वो ये भी लोअर नोड से ही है। लोअर नोड मतलब कि स्टेम की लोअर नोड से बन रहे हैं, और जब इनको आप सेपरेट कर लेते हैं तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मीडियम की तरह से काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है ये आपने कंद पढ़े होंगे। तो जैसे स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेम जब इनिशियली डेवलप हो रहा होता है, उसके प्राइमरी स्टेम के अलावा, प्राइमरी प्रोटोनीमा के अलावा बेसल रीजन जो है राइजोइड का, वो एक और अतिरिक्त कंद बना देता है, अतिरिक्त प्रोटोनीमा बना देता है, जो कि न्यू प्लांट से जब सेपरेट होता है, मतलब एक जैसे ऐसा लगता है कि नीचे से बेसल डिस्क से एक और नया प्लांट डेवलप हो गया है, और उसको जब सेपरेट करा जाता है पेरेंटल प्लांट से, तो वो नया प्लांट की तरह से फॉर्म हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काम में आते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट टू, एमाइलम स्टार और जो रूट बल्बिल्स है, ठीक है। अब हम जो इस टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज़ कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर कुछ ना कोई हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही है। देखो, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो हमने कई चीज़ें समझ ली हैं अब तक कि ये ऊगेमस टाइप का कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको कारक के अंदर मिलता है, और अभी तक हमें ये भी समझ में आ गया कि इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ नोन एज ग्लोब्यूल और गोल शेप का है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ न्यूक्यूल, और वो जो है कॉनिकल या कहेंगे कि थोड़ा सा ओवल शेप का हमको न्यूक्यूल जो है वो दिखाई देता है। दोनों मैक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि हम आंखों से इनको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हमको ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कारक की स्पीशीज़ की बात करें तो हमको जनरली ऐसा होता है कि होमोथैलिक मोनोशियस कंडीशन ज़्यादा मिलती है, यानी कि सेम प्लांट के अंदर सेम ब्रांच पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली बॉर्न होते हैं और एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जस्ट अपोजिट मतलब कि एक दूसरे के जस्ट आमने सामने लगे हुए होते हैं, अपोजिट, है ना। तो इस तरह का इनका अरेंजमेंट होता है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनमें कि एक कारक के प्लांट में एक ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, यानी या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। लेकिन जनरली जो इंडिया में हमको स्पीशीज़ मिलती है उनमें सब में हमको होमोथैलिक मतलब एक ही प्लांट की, एक ही ब्रांच की, एक ही नोड पर जो है दोनों सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज नोन एज होमोथैलिक मोनोशियस, ठीक है, द्विलिंगाश्रयी। अब आपको मैंने अभी अभी थोड़ी बताया कि सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो है हमेशा लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखा यानी कि प्राइमरी लेटरल्स पर ही होता है। ये अभी आपको जब ब्रांचेस बताई थी तब मैंने स्पेशली आपको बताया था ध्यान रखने के लिए। अब बात आती है कि एंथ्रेडियम या ग्लोब्यूल है क्या, और इसको इंटरनली अगर हम देखें, बाहर से पहले देखें तो बाहर से कैसा दिख रहा है, तो बाहर से देखिए आप, जैसे आपने कई बार फुटबॉल देखी होगी ना, उसमें पैचेस लगे होते हैं अलग अलग, मान लीजिए 2 कलर की है तो वाइट और ब्लैक कलर के पैचेस, हेक्सागोनल हेक्सागोनल ऐसे लेदर से लगा होता है, उस तरह से यहाँ पर ऐसी फुटबॉल है जिसमें कि आपको 8 जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में लगी हुई जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इन 8 सेल्स को पर भी बहुत तरीके के डिज़ाइंस बन रहे हैं, ये प्लेट्स टाइप है, एक के पास एक जो है वो जुड़ के और एक गोला बना दिया है इन्होंने, एक बॉल बना दी है। और इन 8 सेल्स को हम कहते हैं शील्ड सेल्स। समझ में आई बात? शील्ड सेल क्योंकि कवरिंग बनानी है, इनको शील्ड बनानी है। तो इस तरह से बिल्कुल ये गोल्ड स्ट्रक्चर है, रेड येलो कलर का हमको दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हमें दिख जाएगा गोला जैसा। और इस पर हमको 8 शील्ड सेल्स लगी हुई दिखाई देंगी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल पार्श्वीय सतह से, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अटैचमेंट में लगी हुई हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे तरह के डिज़ाइंस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपको यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। दिस इज़ द ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया पैच, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये, 4 तो आपको दिख रही है और 4 ही बैक साइड में है, यानी 8 सेल्स की शील्ड बनी हुई होती है और इन पर तरह तरह की डिज़ाइंस होती हैं। ठीक है, अब ये ग्लोब्यूल की के अंदर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमको क्या क्या और दिखाई देता है वो ध्यान से समझना है बच्चों। देखिए, ये है आपका जो ग्लोब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये शील्ड सेल जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे वो यहाँ है। ये कवरिंग जो है शील्ड सेल बना रही है, यानी कि इसके अंदर एक कैविटी है, एक बीच में स्थान है जो जिसको हम कैविटी कह रहे हैं।
इसमें अगर हम देखें तो हमको पता चल रहा है कि ये आपको शील्ड सेल दिख रही है, ये एक बड़ा वाला एरिया जो है वो एक शील्ड सेल को बता रहा है, 1 2 3 4। और इसी तरह से आपको लेटरल साइड में आप देखेंगे तो पीछे की तरफ मतलब टोटल मिला के 8 शील्ड सेल्स हैं, और हर शील्ड सेल से एक लंबी ट्यूब जैसी सेल निकल रही है, दैट इज नोन एज मैन्यूब्रियम। ठीक है, ये एक मैन्यूब्रियम है, ये एक मैन्यूब्रियम है, ये एक मैन्यूब्रियम है, ये क्योंकि ये देखिए 3D स्ट्रक्चर है ना, तो हमको सब चीज़ें नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे हमको आगे ही आगे एक मैन्यूब्रियम दिख रहा है, उसको हम समझ रहे हैं। तो शील्ड सेल जो है वो बनाती है एक मैन्यूब्रियम, हर शील्ड सेल, तो 8 मैन्यूब्रियम बन गए। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा ध्यान से समझ लो उसको। तो शील्ड सेल से मैन्यूब्रियम बना, मैन्यूब्रियम जो है उसके डिस्टल एंड पे यानी कि दूरस्थ सिरे के ऊपर यहाँ पर फिर कोशिकाएं कटती हैं, सेल्स बनती हैं नई, और इनको हम कहते हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। तो ये प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये प्राइमरी कैपिटुलम सेल जो है बिल्कुल सेंटर में, और मतलब अगर ये पूरी कैविटी एक हॉलो बॉल है ना, खोखली एक गेंद है, तो उसके केंद्र पर आपको ये जो दिख रही है दैट इज नोन एज प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। और इन प्राइमरी कैपिटुलम सेल में फिर से डिवीजन्स होते हैं, और डिवीजन होके ये बनाती है सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स। ये दिस इज दी सेकेंडरी कैपिटुलम सेल। देखिए ये वाली सेल ने एक और सेल काटी, दैट इज सेकेंडरी कैपिटुलम सेल, यहाँ पर भी है। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है मैन्यूब्रियम अलग अलग तरह से व्यवस्थित हो गए ना, तो चैम्बर्स बन गए, ये एक चैम्बर है। ठीक है, अब इस सेकेंडरी कैपिटुलम सेल के में फिर से डिवीजन्स होते हैं, और डिवीजन होके ये 25 to 250 सेल्स लंबा ऐसे तंतु बनाते हैं, फिलामेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और ये फिलामेंट्स जो है इनकी नंबर भी 2 या 4 होती है, तो हर एक कैपिटुलम सेल 2 से 4 तो तंतु बनाती है ना, जिसको हम कहते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट्स। ठीक है, और ये तंतु जो है हर तंतु के अंदर क्या होता है, 25 to 250 सेल्स होती हैं। समझ में आ गई बात? तो आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है किसके अंदर, ग्लोब्यूल के अंदर। अगर आप एक सिस्टम को देखो तो ऐसे आपको 8 सिस्टम दिख रहे हैं, ये जो मैंने पूरा एक लाइन बताई ना आपको। अगर एक को देख रहे हो तो फिर से आप देखो ऐसा दिख रहा है आपको। शील्ड सेल ने एक मैन्यूब्रियम बनाया सेंटर से, मैन्यूब्रियम ने एक जो 4 या 8 कैपिटल सेंट्रल ये प्राइमरी कैपिटुलम सेल बनाई, उन 8 सेल ने फिर 8 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बनाई, और उन सेकेंडरी कैपिटुलम सेल ने एक ने अगर 2 भी बनाए तो 2 एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बनाए। इन 2 एंथ्रीडियल फिलामेंट्स में ईच 25 to 250 सेल्स है। ये पूरा एक सिस्टम बना यहाँ पर एक तरफ, ऐसे 8 सिस्टम बनेंगे इसमें। तो कुल मिला के आपको कितने सारी सेल्स दिख रही हैं, एंथ्रीडियल सेल्स, जिनसे कि ये एंथ्रीडियल सेल है। अब इनको देख लीजिए आप, ये एंथ्रीडियल सेल के पास, हर सेल के पास एक न्यूक्लियस है अपना, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है। इसमें होगा मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण, कायांतरण के द्वारा स्पाइरल शेप का एक पुमणु बनता है, एंथेरोजॉइड बनता है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द स्पाइरल शेप एंथेरोजॉइड, जो कि यहाँ दिख रहा है हमको, जिसमें कि 2 फ्लैजिलास होते हैं। तो अभी तक आपने किसी एल्गी के अंदर ऐसा एंथेरोजॉइड भी नहीं देखा है जो कि इतना स्पाइरल और इतना हेयरी हो, है ना। और ये जो है थाउजेंड्स और मोर एंथेरोजॉइड एट अ टाइम बनाता है एक ग्लोब्यूल। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमको पूरा ये ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका डायग्राम भी आपको रटना पड़ेगा, और इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी सेल्स को क्या कहा जाता है। अब देखिए इसका डेवलपमेंट भी मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट पैटर्न दिख रहा है। क्या होता है सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच जो है, उस लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच की एक सेल जो है वो एपिकल या ये कहेंगे एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह काम करती है। ठीक है, ये एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड करेगी और 2 सेल बनाएगी। एक बनती है पेडिसिल सेल जो कि बेसल सेल की तरह होती है, आधारी कोशिका इसको हम कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे भी नाम जरूर, ये कोशिकाओं के नाम है या सेल्स के नेम है वो कोशिश करा करो इंग्लिश में ही याद करो। पेडिसिल सेल जो है ये आधारी कोशिका है जो आधार बनाने का काम करेगी। इसमें कोई डिवीजन नहीं होते, ये आगे कोई डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, ऊपर वाली जो सेल है दैट इज नोन एज एंथ्रीडियल सेल, उसको सारा काम करना है, यानी पूरा का पूरा ग्लोब्यूल बनाने का काम इसी का है। ठीक है, तो ये पहला काम तो क्या करती है, अपना साइज बड़ा करना शुरू कर देती है, क्योंकि इसको पूरा एक बॉल बनानी है है ना, एक ही सेल से पूरी बॉल बननी है। तो साइज बड़ा हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें जो डिविजन्स होते हैं
वर्टिकल डिवीजन होते हैं 1, और सेकेंड इसका 90 डिग्री एंगल पे तो 2। तो यहाँ पे आपको 2 का मतलब सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन्स दिख रहे हैं, लगातार उदग्र विभाजन होंगे एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे, तो 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 सेल बन जाती हैं। ये 4 सेल्स जो है इनको हम कहते हैं टेट्राड। अभी तक देखो नीचे पेडिसल में कोई डिवीजन नहीं हुआ है, पेडिसल ऐसा का ऐसा है, ठीक है। ये टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। अब टेट्राड से ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होना है, यानी कि हर सेल को फिर डिवाइड करके 2-2 सेल्स बनानी है, तो 4 से 8 सेल बन जाएंगी, यानी चतुष्क से अष्टक बन जाएगा। ये अष्टक बनने के समय ये जो सेल्स होती हैं इनमें फिर जो डिवीजन होता है वो अलग तरीके का होता है, इसको हम कहते हैं सरफेस से डिवीजन होना, जिससे कि 2 लेयर्स बन जाती हैं। यहाँ पर आपको दिख रही है एक बाहर की लेयर बन गई है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको शेप कैसे लेनी है, गोल, और इसको बनानी शील्ड, ठीक है। तो ये सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है पूरा, और ये बन गई हमारी 4 शील्ड सेल इनिशियल्स, यानी कि इनको शील्ड सेल बनाने में यूज़ होना है। बाकी एक और लेयर अंदर जो है, ये जो अंदर वाली लेयर है ये फिर से डिवीजन करती है और फिर 2 लेयर बना लेती है, यानी कि ये बन गई एक और सबसे अंदर की लेयर, फिर उसके ऊपर की लेयर, फिर उसके ऊपर की लेयर, यानी 3 स्तर बन गए, 3 लेयर्स बन गई हैं, और 3 स्ट्रेटा भी इनको हम कहते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज शील्ड सेल्स, उसके अंदर वाली जो है वो बनाएगी मैन्यूब्रियम, यानी कि रॉड शेप मैन्यूब्रियम सेल, और उसके अंदर वाली जो सेल है दैट इज नोन एज प्राइमरी कैपिटुलम सेल, ठीक है। इनसे बनेगा कैपिटुलम सेल, फिर कैपिटुलम सेल से सेकेंडरी कैपिटुलम सेल, सेकेंडरी से फिर आपको बनेगा एंथ्रीडियल फिलामेंट। ये सब अंदर वाली सेल का काम है। तो ये इनका डेवलपमेंट का पैटर्न है। समझ में आई बात? थोड़ा सा टफ है, हालांकि पढ़ने पर समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ग्लोब्यूल की बात। तो अ रॉड शेप्ड cylindrical cell arises from the center of each shield cell। हर शील्ड सेल के केंद्र से एक मैन्यूब्रियम बनती है। मैन्यूब्रियम समझ गए आप, लंबी रॉड शेप सेल है। इस मैन्यूब्रियम के डिस्टल एंड पर लगी होती है प्राइमरी कैपिटुलम सेल। इन प्राइमरी कैपिटुलम सेल से डेवलप होती है सेकेंडरी कैपिटुलम सेल। सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से 2 से 4 बनते हैं अनब्रांच्ड एंथ्रीडियल फिलामेंट, और इन एंथ्रीडियल फिलामेंट पर 25 से 250 तक कोशिकाएं होती हैं। हर कोशिका जो है एक एंथेरोजॉइड बनाती है, और कुल मिला के एक ग्लोब्यूल के अंदर 2000 से लेके 50,000 तक एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसके डेवलपमेंट की जो हमने समझ तो लिया है, अब हम देख लेते हैं कैसे हुआ ये। तो देखिए डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो नोड रीजन की जो नोड रीजन से जो कुछ सेल्स हैं जिनको हम परिधीय कोशिकाएं कहते हैं, बाहर की तरफ थी पेरिफेरल सेल्स, उनसे एक बनती है एंथ्रीडियल इनिशियल। एंथ्रीडियल इनिशियल से डिवीजन के द्वारा एक पेडिसल सेल बनती है जिसको आधारी कोशिका कहते हैं हम, और ऊपर की तरफ बनती है एंथ्रीडियल मदर सेल। पेडिसल सेल में डिवीजन नहीं होता। एंथ्रीडियल सेल लगातार साइज बड़ा करती है और लगातार 2 डिवीजन करके क्वाड्रेंट बनाती है, यानी चतुष्क बनाती है, अभी हम समझ चुके हैं। चतुष्क से फिर दूसरा जो डिवीजन होता है उससे 8 सेल्स बनती है, लेकिन ये 8 सेल जो है पेरिक्लिनल डिवीजन से बनती है, सरफेस से कटिंग होती है इनकी, और ये जो है 2 स्ट्रेटा बना लेती है, 2 सतह बना लेती हैं। बाहर वाली सतह जो है वो बनाएगी शील्ड सेल, और अंदर वाली जो है वो बनाएगी मैन्यूब्रियम। फिर अंदर वाली जो लेयर है उसमें फिर से डिवीजन होते हैं, और डिवीजन होके वो एक और सतह बना लेती है, एक और स्तर बना लेती है, जिसमें सबसे अंदर वाला स्तर जो है उससे कैपिटुलम सेल बनती है, और ये कैपिटुलम सेल लगातार डिवीजन के बाद सेकेंडरी कैपिटुलम सेल, टर्सरी कैपिटुलम सेल या फिर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स को फॉर्म करती हैं। तो इस तरह से इसका पूरा डेवलपमेंटल पैटर्न तैयार होता है, क्योंकि आपको डायग्राम्स के द्वारा समझाना होता है। और जब आप एग्जाम में करते हो, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपके मार्क्स फुल आते हैं, चाहे आपने लिखा थोड़ा बहुत कम हो। तो आप कोशिश करा करिए डायग्राम्स के थ्रू ही समझाएं। जहाँ भी आप डायग्राम बना रहे हो वहाँ पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो तो उसी के नीचे लिख दो, है ना। तो जो टाइम आप लिखने में यूज़ करते हो उसकी जगह जब डायग्राम से एकदम से क्लियर एग्जामिनर को समझ आता है तो आपके मार्क्स नहीं कटते। तो आप ये डायग्राम्स के थ्रू ही करें इसको। जब हम एक एंथेरोजॉइड को देखते हैं तो वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमको दिखता है, जिसमें कि वो मेटामॉर्फोस करके सिंगल स्पाइरली कॉइल्ड बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन करता है।
अब ये एंथेरोजॉइड जब लिबरेट किए जाते हैं यानी मुक्त किए जाते हैं, तो ये जो शील्ड सेल आपको दिख रही हैं ये क्या करती है, सरक जाती हैं, एक दूसरे के पास से हट जाती हैं और ये जो जोड़ है इनके बीच का वो एक्सपोज हो जाता है, मतलब खुल जाता है, जिससे कि एंथेरोजॉइड जो है वो इन शील्ड कोशिकाओं के हटने के कारण बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं। और फिर जब ये एंथेरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये फ्लैजिला है इनके पास में, ये लिबरेट हो जाते हैं इस ग्लोब्यूल से। ठीक है, इस तरह से एंथेरोजॉइड्स जो है उनका रिलीज़ हो जाता है। अब हम आ जाते हैं उगोनियम पर। उगोनियम में देखिए बच्चों, उगोनियम ज़्यादा डेवलपमेंटल पैटर्न के हिसाब से बहुत सारी तरह की सेल्स नहीं है इसमें, ये सिंपल स्ट्रक्चर है जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए थोड़ा ओवल शेप है, इसमें आपको कोरोनास दिख रहे हैं, ये एक तरह से इसका क्राउन है या मुकुट है जो कोरोना सेल्स है। और नीचे का जो वो एक गोल बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आपको लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस जो है इसकी ट्यूब्स है, ये ट्यूब सेल कहलाती हैं। तो यहाँ पे जैसे शील्ड थी इसकी जगह पे यहाँ पर ट्यूब्स होती हैं, और ये ट्यूब होने के कारण ये स्पाइरली कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, जिसके कारण इसका शेप जो है वो लंबा एलोंगेट हो जाता है थोड़ा सा। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमें दिखाई दे रहा है। डेवलपमेंट का पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए मैक्रोस्कोपिक है, ये भी ओवल शेप का है, इसमें एक छोटा सा वरंत और पाया जाता है, यानी छोटा सा स्टॉक मिलेगा। डेवलपमेंट वैसे ही होगा इसमें जैसे कि प्राइमरी लेटरल्स पे यानी कि सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर न्यूक्यूल बन रहा था, वैसा का वैसा ग्लोब्यूल बनेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी होती है कि ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट पहले हो जाता है और न्यूक्यूल का डेवलपमेंट थोड़ा सा लेट होता है, यानी कि पहले ग्लोब्यूल बनेगा उसके बाद जो है वो न्यूक्यूल बनता है। ठीक है, जब हम होमोथेलिक स्पीशीज़ की बात करते हैं, होमोथेलिक मतलब कि एक ही प्लांट के ऊपर एक ही ब्रांच के एक ही नोड के ऊपर अगर ग्लोब्यूल न्यूक्लियल दोनों को बनना है तो फिर जो है इनकी पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा ग्लोब्यूल जो है पीछे की तरफ सरका दिया जाता है, यानी ऐसा लगता है न्यूक्लियल के बेस पर लगा हुआ है ग्लोब्यूल। ठीक है, इस तरह से इनका अभी आपने डायग्राम में भी देख ही लिया था। यहाँ पर देखो जो कवरिंग सेल्स हैं जो कि कवर करने का काम करी, वहाँ पर तो ग्लोब्यूल को तो कवर किया था शील्ड सेल ने, यहाँ पर स्पायरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स जो होती हैं वो कवर करती हैं ग्लोब्यूल को। और स्पायरली ट्विस्टेड समझ गए आप, बिल्कुल स्पायरल ऑर्डर के अंदर, जैसे स्प्रिंग को आपने अगर ट्विस्ट करके लगा रखा है तो उस तरह का अरेंजमेंट होता है। ट्यूब सेल्स लंबी होती हैं करीब करीब, और ये पूरे के पूरे ओवल शेप ओव्यूल को जो है वो कवर करती हैं। और ऊपर की तरफ जो है इनका ट्यूब सेल्स जो है वो एब्सेंट होती हैं, यानी कि अगर हम ये देखें तो ये स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर ट्यूब सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता और यहाँ पर इसकी स्थान पे बनता है कोरोनास। तो ये कोरोना जो है ये एक तरह से एक रिसेप्टिव स्पॉट को कवर कर रहे हैं, यानी कि ये वो रीजन है जहाँ पर ट्यूब सेल्स नहीं है। तो एक ये ओपन स्पॉट है जहाँ से फर्टिलाइजेशन के दौरान एंथेरोजॉइड्स जो है उनका एंट्री होना है। तो ये रिसेप्टिव स्पॉट जो है वो इनके एपिकल पोर्शन पे होता है, अग्रभाग पर होता है, और उस पर उसको कवर करती है कोरोना सेल्स। ठीक है, तो ये इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। और अंदर से अगर हम देखें, अंदर की तरफ हम देखेंगे तो न्यूसेलस जो है न्यूक्लियोल जो है, न्यूक्लियोल के अंदर हमको एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड एग दिखेगा, यानी कि केवल एक केंद्रकीय अंड कोशिका का निर्माण यहाँ पर होता है और बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है एग के साथ में। तो ये फूड मटेरियल, क्योंकि आपको पता है सिंगल एग बनना है तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, खूब सारा ऑयल एंड स्टार्च ग्रेन्स को ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टोर फूड जो इकट्ठा करने के बाद एक सिंगल एग लार्ज साइज़ का हो जाता है और ट्यूब सेल्स उसको कवर कर रही हैं, और ऊपर की तरफ इसमें कोरोनास और रिसेप्टिव हाई स्पॉट प्रेजेंट है। और ये जो कैरेक्टर है इसका, जिसमें कि एग को कवरिंग करा जा रहा है ट्यूब्स के थ्रू या स्टेराइल सेल्स के थ्रू, ये एक एडवांस कैरेक्टर होता है। और ये एडवांस कैरेक्टर किस अकॉर्डिंग, जिसमें कि ये ब्रायोफाइट से रिजेंबल कर रहा है, यानी हायर जो कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनसे ये रिजेंबलेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये ओव्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है हमको। नाउ कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट का पैटर्न सेम वैसा ही होता है जैसे कि आपने ग्लोब्यूल के केस में देखा।
नोड्यूल जो नोड सेल्स हैं वो एक बनाती हैं उगोनियम इनिशियल, और ये उगोनियम इनिशियल जो है वो डिवीजन करती है, 3 तरह की सेल्स बनाती है, उगोनियम मदर सेल, शीट इनिशियल और पेडिसल सेल। देखिए इसको भी आप ऐसे समझोगे तो नहीं समझ आएगा, डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर ये उगोनियम इनिशियल है। उगोनियम इनिशियल से 3 तरह की सेल्स बनती हैं। एक बनती है सबसे, यहाँ पे देखिए, उगोनियम मदर सेल, सेकेंड जो लेयर है दैट इज शीट सेल, और थर्ड इज पेडिसल सेल। इसका नाम लिखा नहीं है यहाँ पर, दिस इज शीट सेल, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, पेडिसल का काम है केवल पेडिसल बनाना, व्रंत बनाना, मतलब आधार बनाना, एक तरह से व्रंत भी नहीं, आधार बोलेंगे इसको। तो ये यहाँ पर पेडिसल तो वैसा का वैसा है, इसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए शीट सेल्स में क्या हुआ, शीट सेल ने अपनी लंबाई बढ़ा दी, क्योंकि इसको बनानी है 5 ट्यूब सेल्स, तो ये अपनी लेंथ बढ़ा रही है ना। इनको इलोंगेट होना है ना, लंबा शेप बनाना है, तो ये लंबी होती जा रही है। इधर यूगोनियम सेल जो है उसमें डिवीजन हुआ, और डिवीजन होकर 2 सेल्स बन गई, एक सेंट्रल सेल और ऊपर की तरफ उगोनियल सेल, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो शीट सेल्स थी, शीट इनिशियल्स, इन्होंने डिवीजन कर लिया फर्स्ट, है ना, और इसमें एक ऊपर की लेयर बन गई चारों तरफ। देखिए 3D है ये, तो आपको 2 दिख रही है ना, ये पूरा कवर है ऐसा, तो पूरा एक ऊपर का एक अपर टायर बन गया, एक लोअर टायर बन गया, ठीक है। तो 2 तरह की ये जो है सेल्स बन गई। अपर टायर की सेल्स को क्या करना है, ऊपर का जो स्तर है उसकी सेल्स को केवल कोरोना बनाना है। कोरोना कैसे बना था आपको पता है, मुकुट, या मैंने कहा था क्राउन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, तो ये कोरोना बनाएंगी। और जबकि नीचे वाली जो सेल है उनको ट्यूब सेल बनानी है 5 बार डिवीजन करके। तो ये प्रोसेस बढ़ रहा है, क्योंकि ट्यूब सेल बनानी तो लंबाई बढ़ा रही है ये अपनी। कोरोना सेल को केवल ऊपर ऊपर का काम करना है, तो ये ऊपर की तरफ मतलब इन्होंने ऊपर की तरफ पोजीशन ले ली अपनी। इधर क्या हुआ है देखिए, जो ये ऊपर वाली उगोनियम सेल थी उसमें फिर से डिवीजन कर लिया, और डिवीजन करके एक तो बड़ी साइज़ का एग बना दिया, और दूसरा बना दिया स्टॉक। और जो ये पहले से सेंट्रल सेल बनी थी वो इसके नीचे प्रेजेंट है, और उससे भी पहले जो पेडिसल सेल बनी थी वो इसके नीचे प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें डायग्राम में, तो हमको क्या क्या दिख रही है, सबसे नीचे पेडिसल सेल, फिर उसके पास सेंट्रल सेल, फिर उसके पास स्टॉक सेल, और उसके बाद बड़ा सारा एग, क्योंकि यहाँ तक इसने खूब सारा स्टोर फूड कर लिया है। और इसी दौरान जब ये एग सेल अपना साइज़ को इनलार्ज कर रहे हैं, उसी दौरान जो ट्यूब सेल्स है उन्होंने भी अपनी नंबर्स को बढ़ा के स्पायरल ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट शो कर दिया है, पूरा ऐसे स्पायरली अरेंज हो गई हैं। ऊपर की जो कोरोना सेल्स थी उन्होंने कोरोनास बना लिए। ये वाला पॉइंट जो है वो रिसेप्टिव हाइफी बन गया, मतलब रिसेप्टिव स्पॉट बन गया है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो फीमेल जो न्यूक्यूल है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों, यहाँ तक इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लो।